स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की ये क्लास होगी बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें हम पेपर 2 अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि मेंटल हेल्थ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हमने जाना है कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, इसकी विशेषताओं के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, और साथ ही जानेंगे कि शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। तो देखते हैं, आज का जो हमारा प्रश्न है कुछ इसी तरीके का है कि बालकों या विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। साथ ही शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य की विस्तृत विवेचना कीजिए। ये हमारा प्रश्न है और इसका आंसर हम देखने वाले हैं। देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। देखिएगा, दो कारक हो सकते हैं। पहला है घरेलू प्रभाव और दूसरा है विद्यालय का प्रभाव। क्योंकि बच्चा जो है वो अधिकतर समय घर पर व्यतीत करता है, उसके बाद कहीं वो रहता है तो विद्यालय है, तो इसलिए इन दोनों का प्रभाव काफ़ी पड़ता है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर। देखिएगा, घरेलू प्रभाव कौन कौन सा है। बालक के स्वास्थ्य पर घर का प्रभाव भी पड़ता है। घर में ही उसका विकास होता है, बच्चा अधिकतर समय घर पर ही रहता है, इसलिए घर का प्रभाव पड़ता है। माता पिता का व्यवहार, जिन घरों में माता पिता का व्यवहार बालक के प्रति अच्छा नहीं होता, वहाँ पर भी बालक असमायोजित हो जाता है और ऐसे परिवारों में बालकों की अवहेलना भी होती है, तो ये भी एक कारक हो सकता है। आगे है उच्च आदर्श। प्रायः माता पिता बालकों की व्यक्तिक भिन्नता का विचार किए बिना ही बच्चों के लिए ऊंचे आदर्शों का निर्णय कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं कहीं पर किसी किसी घर में ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स अगर बच्चे हैं तो उनको चाहते हैं कि या फिर डॉक्टर या टीचर बने, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा डॉक्टर या टीचर ही बनना चाहता है। उसका अपना जो भी मन होगा, अगर उसे वह बनने के लिए स्वतंत्रता दे दी जाए तो वह काफ़ी अच्छा होता है बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ पर भी इस चीज़ का भी असर होता है। आगे है परिवार में अगर तनाव है तो इसका भी असर पड़ता है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर। देखिएगा, भारतीय परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे ही नहीं रहते, बल्कि उनके साथ उनका परिवार में कई सारे लोग रहते हैं। दादा दादी, चाचा चाची, ताई, ये सारे लोग रहते हैं जिनका बच्चों के साथ अलग तरीके का व्यवहार हो सकता है। परिवार के तनाव का बच्चों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे देखिएगा, परिवार का विघटन होना। इस समय क्या हो रहा है कि पेरेंट्स जो हैं वो दोनों लोग जॉब कर रहे हैं, माता पिता दोनों कार्यरत हैं, तब बच्चों पर वो ध्यान नहीं दे पाते। परिवार का विघटन हो चुका है और बच्चों पर इसकी स्थिति और भी इस तरह से खराब हो जाती है, इसलिए अलगाव तथा तलाक बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति पर बालकों के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ना एक स्वाभाविक सी बात है। आगे देखिएगा, निर्धनता का कारण भी हो सकता है। अगर बच्चों का जो परिवार है वो निर्धन है, बच्चे निर्धन परिवार से अगर आ रहे हैं, तब उनका भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। आगे है घर का अनुशासन। घर का अनुशासन भी प्रभाव डालता है। कैसा अनुशासन है? घर के अनुशासन का बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में निरक्षरता के कारण अनुशासन का कोई स्तर ही नहीं है। कहीं पर बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता है तो कहीं पर उनको जरा सी गलती पर सख्त सजा दे दी जाती है। ऐसे घरों में बच्चों में मानसिक डर और चिंता बनी रहती है। तो ये होते हैं कुछ घरेलू प्रभाव। आगे देखेंगे विद्यालय का प्रभाव कैसा पड़ता है। अध्यापक का व्यवहार कैसा है, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अध्यापक का स्थान क्योंकि विद्यालय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसका व्यक्तित्व बच्चों के व्यक्तित्व को निरंतर प्रभावित करता है। यदि अध्यापक का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है, तब भी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। तो यहाँ पर देखेंगे कि बच्चों को अगर अध्यापक शारीरिक दंड दे रहा है और छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें बुरा भला कह रहा है, ऐसे अध्यापक से बच्चे भयभीत रहते हैं। यह निरंतर भय ही मानसिक स्वास्थ्य को खराब करता है। आगे देखेंगे कि विद्यालय का वातावरण कैसा है, ये भी काफ़ी प्रभाव डालता है। देखिएगा, इसको आप डिटेल में खुद से पढ़ सकते हैं। पॉइंट्स क्या क्या हैं ये आप देख लीजिएगा। अभिव्यक्ति के अवसर न देना। अगर बच्चा कुछ बोलना चाहता है क्लास में, मान लीजिए टीचर के सामने कुछ बोलने की हिम्मत भी कर रहा है और उसे बोलने ना दिया जाए, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है, गलत प्रभाव पड़ सकता है।
परीक्षा प्रणाली कैसी है, इसका भी असर होता है कि परीक्षा प्रणाली पर बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। यदि परीक्षा प्रणाली ऐसी है जिससे बालक का मूल्यांकन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है और बालक की योग्यता का सही पता नहीं लग रहा है, इस प्रकार बालक अपने वातावरण में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएगा, यानी कि एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ कारक हैं विद्यालय के और घरेलू कारक हैं, ये आपने देख लिया। तो अब हम जानेंगे, देखिएगा, अब हम जानेंगे शिक्षकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। दोस्तों देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन हम जल्दी से अपने क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य की अगर बात करें तो अध्यापक जो है, शिक्षक है, वो राष्ट्र का निर्माता कहलाता है। यदि अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो वह अपने छात्रों के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर डी.जी. रेनॉल्ड्स के अनुसार कहा गया है कि अच्छे अध्यापक वे हैं जो बुद्धिमान, कौशल से परिपूर्ण हैं, कर्तव्यनिष्ठ, समझदार हों। अच्छे रचनात्मक समाज के लिए निर्माण के लिए उनकी आवश्यकता होती है, ये कहना है डी.जी. रेनॉल्ड्स का। आगे देखेंगे कुछ विशेषताएं हैं शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य की। तो राष्ट्रीय सेवा भावना का विकास। अध्यापक राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। अध्यापक को चाहिए कि वह राष्ट्रीय सेवा तथा भावना को अपने से विकास करे, संकीर्ण भावना से बचे और राष्ट्रीय भावना के प्रसार का लक्ष्य होने से अध्यापकों में आत्मविश्वास विकसित होता है और राष्ट्रहित भी व्यापक होता है। आगे है सुस्ती से दूर रहो। अध्यापक को चाहिए कि वह अपने काम में सुस्ती ना बरते। ऐसा करने से वह जहां एक और अपने विद्यालय को, अपने विषय को पढ़ाने में सफलता प्राप्त कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वह छात्रों और अपने साथियों के बीच लोकप्रिय भी होगा। अगला है कर्तव्य परायणता में अहम को दूर रखें, यानी कि अध्यापक के अंदर कोई भी ईगो नहीं होना चाहिए, अहम नहीं होना चाहिए। अगला है कि कर्तव्य ही पुरस्कार है। अध्यापक को चाहिए कि वह अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दे। वास्तविकता यह है कि अध्यापक समाज के निर्माण की आधारशिला है। यदि अध्यापक ही कर्तव्यनिष्ठ नहीं होगा तो उसका काम ना तो छात्रों के हित में होगा और ना ही राष्ट्र में। तो इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वह कर्तव्य परायण होना चाहिए अध्यापक को। आगे देखेंगे, अपने को विद्यार्थी समझे और छात्रों से प्रेम रखे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक अध्यापक जो है वो अपने आप को हमेशा विद्यार्थियों के साथ एक विद्यार्थी समझे और बच्चों को प्यार करे। अतः आवश्यक है कि अध्यापक छात्रों से प्रेम करता रहे, वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल ले, सिद्धांत और क्रिया में समानता लाए, अपने व्यवसाय को प्रेम करे। जो उसका व्यवसाय है, यानी कि वो पढ़ा रहा है, तो उसको अच्छे से, मतलब अपने मन से पूरी तरह से पढ़ाए, ना कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए उसे पढ़ाना चाहिए। तो ये सारे गुण अध्यापक के अंदर होने चाहिए। प्राचीन गुरुओं के आदर्शों को मानना चाहिए। आगे देखेंगे, सहयोगियों के साथ समान व्यवहार रखें। अध्यापक को यह भी चाहिए कि वो अपने साथियों के साथ समान तरीके से व्यवहार करे। ऐसा करने से वह साथियों में लोकप्रिय होगा। यही लोकप्रियता उसे प्रसिद्धि के शीर्ष तक ले जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखना, प्रजातंत्र में विश्वास रखना और विद्यालय और समाज में संबंध को स्थापित करने, तो ये सारे गुण होने चाहिए एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाले शिक्षक के अंदर। तो दोस्तों आपने देखा कि कौन कौन से गुण होने चाहिए और आपने ये भी देखा कि कौन कौन से कारक हैं जो बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। आज का जो प्रश्न था, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि हमें कितने शब्दों में आंसर देना है और कौन कौन सी हेडिंग्स डालनी है, कैसे लिखना है। तो ये चीज़ें आपको आई होप अच्छे से पता चल गई होगी। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।